अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम रूटीन एंटीनेटल केयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। होता क्या ये? इट डिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटरवेंशंस ऑफर्ड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज। पर्पस क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पेशेंट में या प्रेग्नेंट लेडीज़ में। रिस्क फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करते हो जो आगे जाके प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो आप कराते हो। स्टैंडर्ड टेस्ट है रूटीन एंटीनेटल केयर में, वो कराने ही कराने हैं, ठीक है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे हम टेस्ट करा रहे होते हैं पेशेंट्स को। तो रूटीन जो एंटीनेटल केयर होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा में विजिट्स डिफरेंट होते हैं जो हम उनको बुलाते हैं रूटीन विजिट्स, जिस पे अल्ट्रासाउंड होता है, बेबी की वेलबींग देखते हैं, मदर से रिलेटेड मदर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो कराते हैं जो मदर के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, बेबी की के हेल्थ असेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में जो विजिट्स होते हैं वो मंथली विजिट्स होते हैं टिल 32 वीक्स, दैन 2 वीकली टिल 36 एंड देन ऑनवर्ड वीकली टिल बर्थ ऑफ द बेबी। और ये फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स में आप मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स कराते हो। अगर आप रफ एस्टिमेट करो तो 7 विजिट्स अप्रोक्स फॉर मल्टी एंड 10 विजिट्स फॉर प्राइमरी ग्रेविडा। लेकिन पेशेंट की आपने इसमें आसानी भी देखनी होती है, ठीक है। उसकी एक्सेस उस जगह पे है या नहीं, अफोर्डेबिलिटी कितनी है। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी जा रही है, तो आप उसको इंटरवल्स पे भी बुला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्टैंडर्ड विजिट्स हैं, अगर 7 हैं तो 7 ही दफ़ा बुलाओगे, 10 हैं तो 10 दफ़ा ही बुलाना है आपने, ठीक है। तो उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसमें जो है इसका जो प्रिंसिपल क्या होता है एंटीनेटल केयर का, इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल रूटीन एंटीनेटल केयर का होता है कि जिसमें आपने रिस्क असेसमेंट करनी होती है और पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करनी होती है अपने, ठीक है। और ये जो आप स्क्रीनिंग आप पेशेंट से करा रहे होते हो उसमें आपने देखना होता है कि वो इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग हो, उसके कराने का कोई पर्पज़ हो, वो एक्सेप्टेबल हो, सेफ़ हो, इसके अलावा वो अर्ली डिटेक्शन कर सके, और उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो भी रिज़ल्ट आते हैं उसकी बेसिस पे आप ट्रीट कर सको पेशेंट को, और वैलिड हो, रिलायबल टेस्ट हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो। तो अपनी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ये सब चीज़ें आपने देखनी है और उसको अपने टेस्ट से रिलेटेड जो है वो पेशेंट से टेस्ट कराना है आपने। और रिस्क असेसमेंट आपने करनी है, अपने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं पेशेंट में। जैसे कुछ पेशेंट्स होती हैं जो आपके पास आती हैं, उसको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा होगा, हो सकता है साइकेट्रिक इलनेस चल रही हो, वो मेडिकेशंस ले रही हो, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो, पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो कॉमन है हमारी कंट्री में, कोई कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, पहले से कोई डिसऑर्डर हो सकता है उसको। तो आपने हिस्ट्री में चीज़ें ज़रूर पूछनी है। कुछ पेशेंट्स को प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हो सकता है उसने पहले से प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग ली भी हो, तो आपने उससे रिलेटेड सारी उससे इंफॉर्मेशन ज़रूर लेनी है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में जो है वो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने पहले से ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है, तो खैर वो तो हम एंटीनेटल विजिट पे हिस्ट्री में सारी बातें पूछेंगे। लेकिन पहले से जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आपने फर्स्ट इंस्टेंस जब आपसे वो बुकिंग विजिट ही होता है तो आपने उसी पे ये सारी बातें स्पेशली पूछनी है। मेडिकल डिसऑर्डर कोई पहले से तो नहीं है जिसके लिए वो प्रोलॉन्ग मेडिकेशन जो है ना काफ़ी टाइम से ले रही हो। क्या क्या टेस्ट कराते हैं आप? उसमें जो रिकमेंडेड है ना, बेस लाइन्स आपने करानी होती है CBC, यूरिनारी, मिड स्ट्रीम यूरिन जो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया 2 to 5% लेडीज़ में प्रेजेंट होता है, और इनमें डर होता है कि आगे जाके पायलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाए, तो आपने वो कराना होता है। यूरिन REN कल्चर एंड सेंसिटिविटी आपने ये टेस्ट करा लेना है। इसके अलावा जो CBC रिकमेंडेड है, और अगर फर्स्ट 2 और 3 प्रेगनेंसीज़ में आती है पेशेंट आपके पास तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेना है आपने। उसका RH नेगेटिव मदर है तो आपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप उससे पता करना है, ठीक है, वो ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी पेशेंट्स होती हैं जिनको पहले से पता होता है, उनमें कोई सिकल सेल डिजीज़ या थैलेसीमियास की पेशेंट होती हैं, उनको तो पहले से इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर कोई ट्रेट की पेशेंट है तो उसमें आपने हस्बैंड का ज़रूर करा लेना है, ताकि बच्चे के अंदर रिस्क दे सकें आगे जाके कि वो कितना रिस्क है बेबी में भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर RH नेगेटिव विमेन है और आपके पास आई है और पहले उसको एंटी-डी लग चुके हैं, आपने RH एंटीबॉडी टाइटर्स 28-32 वीक्स पे इस पेशेंट के कराने होते हैं। कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट बाज़-औक़ात प्राइमरी ग्रेविडा भी हो तो उसमें भी कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट साइलेंट कोई इंसिडेंस हो सकता है और आपने उसको चेक करने के लिए आपने टाइटर्स कराने होते हैं, एंटीबॉडी टाइटर्स लेवल्स करा लेने होते हैं 28 वीक्स पे 32 वीक्स पे, और चेक करने के लिए इसमें कोई हेमरेज तो नहीं हुआ, सेंसिटाइज तो नहीं हुई मदर, और प्रोफाइलेक्टिक आपने एंटी-डी लगाना होता है इन पेशेंट्स को। इसके अलावा जो रिकमेंडेड टेस्ट हैं CBC, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, RH नेगेटिव का मैंने बता दिया। अगर RH नेगेटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, और अगर वो पहले से आपको सस्पिशन सेंसिटाइज किया नहीं भी है तो 28-32 वीक्स पे आपने प्रोफाइलेक्टिकली इसको एंटी-डी लगाना होता है, साथ में एंटीबॉडी टाइटर्स कराने होते हैं आपने। इसके अलावा जो है HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस और रुबेला, ये टेस्टिंग करानी होती है। जो HIV है उसका पर्पज़ ये होता है कि जब अर्ली इसकी जो पहले मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन थी वो 25.6% थी, जो अब अर्ली डिटेक्शन की वजह से, क्योंकि ये रूटीन एंटीनेटल केयर में हम कराते हैं, तो इस वजह से अब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस होकर 0.57% हो गई है, जो कि 2007-2011 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कम हुई है पहले से काफ़ी हद तक। और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें अगर आप, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी टाइम से स्टार्ट करा सकते हो, स्पेशलिस्ट सर्विसेज की तरफ आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस B क्योंकि प्रेवलेंट है, 95% प्रिवेंटेबल है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बर्थ पे आप वैक्सीनेट कर देते हो बेबी को, तो इसलिए इसके कराने का, और हम हेपेटाइटिस C भी करा रहे होते हैं रूटीन में क्योंकि हमारे एरिया में वो ज़्यादा कॉमन है, प्रेवलेंट है हेपेटाइटिस C। और इसके अलावा स्टाफ की प्रिकॉशंस, अपनी प्रिकॉशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है बाद में पेशेंट आपके पास आए ना आए तो आपने हेपेटाइटिस C भी करा लेना है, अदरवाइज़ गाइडलाइंस में हेपेटाइटिस B इज़ रिकमेंडेड। हेपेटाइटिस B, HIV, इसके अलावा सिफिलिस जो है, सिफिलिस के आपने जो है ना रूटीन में टेस्ट रिकमेंडेड है वो आपने कराने होते हैं। और उसके लिए ये है कि सिफिलिस का जो अगर अनट्रीटेड जो है मदर्स होती हैं उनमें बच्चे में जो है वो स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं, 70-100% बच्चे भी जो इन्फेंट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, इससे अफेक्ट होते हैं, और 1/3 उसमें से स्टिल बोर्न होते हैं अगर आपने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो कंजेनिटल सिफिलिस वाले जो बच्चे हैं वो डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हाइड्रोफिटालिस बच्चे में हो सकता है सिफिलिस की वजह से, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, न्यूनेटल डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए सिफिलिस रिकमेंडेड है। इसमें पारेंटल पेनिसिलिन आप देते हो पेशेंट को, और वो मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन को जो है वो प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो रुबेला हम क्यों कराते हैं, रुबेला की ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं है, लेकिन रुबेला का पर्पज़ ये होता है कि अगर ये जो इसको पोस्ट नेटली आप इस तरह के पेशेंट्स को जिसमें रुबेला नेगेटिव आता है टेस्ट में, तो उसमें आपने जो है पोस्ट नेटली इसको वैक्सीनेट करना होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में तो इसकी वैक्सीनेशन आप नहीं कर सकते, प्री प्रेगनेंसी अगर करते भी हो तो 1 मंथ के लिए आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी होती है। और प्रेगनेंसी में अगर ये टेस्ट कराने का पर्पज़ ये होता है कि अगर वो पहले से इम्यून नहीं है तो आपने पोस्ट नेटली उसको वैक्सीनेट करना है। इसके अलावा OGTT जिसमें उन पेशेंट्स में आप कराते हो जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हो गया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसोमिक बेबी है जिसका वेट 4.5 kg से ज़्यादा था, BMI पेशेंट का 30 से ज़्यादा है, या कोई ऐसे एरिया से बिलोंग करती है, हाई प्रेवलेंस है जहाँ पे डायबिटीज़ की, तो इन पेशेंट्स को, ये रिस्क फैक्टर्स वाली पेशेंट, इनमें आपने OGTT कराना होता है। इसके अलावा जो है यूरिन एल्ब्यूमिन और ब्लड प्रेशर चेक करते हो आप एंटीनेटल विजिट्स पे, वेट चेक करते हो पेशेंट का, हर एंटीनेटल विजिट पे आपने वेट, ब्लड प्रेशर तो मस्ट है, यूरिन एल्ब्यूमिन साथ में, जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे प्री क्लैम्शिया के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, एज उनकी 40 से ज़्यादा है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है प्री क्लैम्शिया की, प्रीवियस हिस्ट्री है प्री क्लैम्शिया की, BMI 30 kg/m² से ज़्यादा है, प्री एग्जिस्टिंग कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, रीनल डिजीज़ है, मल्टीपल जेस्टेशंस हैं। इनमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनकी आपने जिनमें ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिन एल्ब्यूमिन आप चेक कराते हो कि इनमें कोई प्रोटीन यूरिया तो नहीं चल रहा, प्री क्लैम्शिया की तरफ तो नहीं जा रही हैं पेशेंट्स, और मेजर जो मॉडरेट और मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो जानना इसलिए इनमें ज़रूरी हैं। मेजर रिस्क फैक्टर जैसे कि उसको अगर प्रीवियस हिस्ट्री है प्री क्लैम्शिया की, PIH की, या फिर उसमें क्रोनिक रीनल डिजीज़ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वेस्कुलर डिजीज़ कोई पेशेंट में है पहले से,
तो ये उसके मेजर रिस्क फैक्टर्स में आता है। और इसके अलावा जो मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें मल्टीपल जेस्टेशंस है, एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा है, प्राइमरी ग्रेविडा है, और जो है फैमिली हिस्ट्री जो है, ये सब मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर पेशेंट में 2 या 2 से ज़्यादा मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं या एक मेजर रिस्क फैक्टर है, यानी क्रोनिक इलनेस है कोई पहले से या प्रीवियस हिस्ट्री ये मेजर में आती है, तो उसको आपने 12 वीक्स ऑनवर्ड लोप्रिन स्टार्ट करानी होती है। तो बुकिंग विजिट पे ये सब चीज़ें असेस करने का ये पर्पज़ होता है। ओजीटीटी अगर इस फैक्टर्स डायबिटीज़ के लिए प्रेजेंट, ओजीटीटी मस्ट कराओगे। इन पेशेंट्स में डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर ये कहीं पे बीच में मिस हो जाती है या विजिट नहीं करा सकती है, आपने ओजीटीटी भी बुकिंग पे असेस नहीं की रिस्क फैक्टर्स, तो ये लेटर ऑन आपके पास जो है मैक्रोसोमिक बेबी के साथ आ सकती है। पोअरली कंट्रोल डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स होंगे, पॉलीहाइड्रोमियास के साथ आ सकती है। इसमें जो आगे जाके फिर उस पोली से रिलेटेड एब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनमें साथ में जो है प्रीक्लेम्शिया डेवलप करने के चांसेस होते हैं इनमें। तो इसलिए इन पेशेंट्स को बुकिंग पे असेस करना ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल अगर हम एक लिस्ट शॉर्ट से बना लें तो बेस लाइन्स में क्या CBC आप कराते हो, यूरिन एनालिसिस करते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ब्लड ग्रुप कराना होता है पेशेंट का, और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी होती है अगर फर्स्ट 2 प्रेगनेंसीज हैं उसकी। और क्योंकि ये हाई प्रेवलेंट है। हेपेटाइटिस B रिकमेंडेड है एंटीनेटल केयर में, और हेपेटाइटिस C हम लोग कराते हैं एज अ बेस लाइन anti-HCV एंटीबॉडीज़। तो ये जो है ना ये बेस लाइन टेस्ट हो गए। और इसके अलावा ब्लड शुगर, अगर वो आपके पास एडमिटेड पेशेंट नहीं है तो आप जो है एक रैंडम लेवल आप उसका करा रहे होते हो। अदरवाइज़ बेस्ट जो होता है BSF होता है, फास्टिंग होता है ऑन 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल, तो आप वो बेस लाइन्स में करा लेते हो। अगर उसमें कहीं किसी टेस्ट में मसला आता है तो फिर आप स्पेसिफिक टेस्ट कराते हो उससे रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट का, तो फिर आपने उसमें जो है लिवर स्कैन आगे नेक्स्ट होता है, LFTs होते हैं, कोएगुलेशन हो गई, या PCR टेस्ट होता है, ठीक है, रेफरल होता है टू हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये सब चीज़ें आपने फर्दर देखनी होती हैं उसमें। और इसी तरह अगर यूरिन RE में प्रॉब्लम आता है तो आपने यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेना है उसका, और साथ ही आपने जो है उसका अल्ट्रासाउंड KU भी एडवाइस करोगे आप उसको, ठीक है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो रीनल फंक्शन टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उससे फिर आगे रिलेटेड निकलती जाएंगी। जब आप लॉन्ग केस भी डिस्कस करोगे तो अगर इसमें किसी भी चीज़ पे एबनॉर्मलिटी आती है बेस लाइन्स में, आपको एग्जामिनर बताता है, तो उसी टाइम आपने उससे रिलेटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांग लेनी है। यूरिन एनालिसिस आपने पूछा, उस पर उन्होंने प्रॉब्लम बताई, आपने साथ ही कल्चर आपने उसका मांग लेना है, और इफ़ अवेलेबल अल्ट्रासाउंड KU भी आपने साथ में उससे एग्जामिनर से मांग लेना है। और इसके अलावा जो रूटीन में आप करा रहे होते हो वो ब्लड प्रेशर और वेट ज़रूर चेक करते हो हर विज़िट पे। ये बेस लाइन से रिलेटेड हो गया, और रूटीन जो टेस्ट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फीटल स्क्रीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसका पर्पज़ क्या होता है? फीटल स्क्रीनिंग का ये होता है जो नॉर्मली के लिए हम कर रहे होते हैं, नॉर्मली स्कैन 18-22 वीक्स पे हम करा रहे होते हैं नॉर्मली स्कैन। इसके अलावा अगर 13+6 11 to 13+6 वीक्स पे आती है नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन आप कराते हो पेशेंट का, और अगर उससे लेट होती है तो फिर आपने ट्रिपल टेस्ट या क्वाड्रपल टेस्ट पेशेंट से कराना होता है एनॉमलीज़ को रूल आउट करने के लिए। इनका पर्पज़ क्या होता है कि आप पेशेंट्स को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर लो अगर उनमें कोई नॉर्मली है। इसके अलावा ताकि वो टर्मिनेशन से रिलेटेड या फिर उसको पेशेंट को प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो वो डिसाइड कर सकें। इसके अलावा ऐसी जगह पे बर्थ पॉसिबल हो जो स्पेशलाइज सेंटर हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पेशेंट्स को आप गाइड करने के लिए अपने फीटल स्क्रीनिंग भी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, और ताकि पेशेंट्स खुद से चॉइस कर सकें, इन्फॉर्म चॉइस हो बेसिकली। एंटीनेटल केयर में इंफॉर्मेशन आपने कौन सी देनी होती है? एक तो अपने रूटीन टेस्ट एडवाइस कर लिए, पहले से कोई मेडिकल इलनेस है वो डिटेक्ट कर ली उसमें, और आपने तीसरी चीज़ उसमें क्या करनी है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड उसको करना है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपने ज़्यादा खाना है और बार बार खाना नहीं, आपने वक्फे से खाना है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया भी हो रहा होता है पेशेंट को, और कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाइपोग्लाइसीमिया, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, तो हर पेशेंट में डिफरेंट होती है। कुछ
उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो उनकी शुगर ड्रॉप करती है और उन्होंने मेंटेन करना होता है। नोज़िया डेवलप हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वीकनेस हो जाती है, तो उन्होंने इंटरवल के साथ थोड़ा थोड़ा स्नैक लेना होता है। और कुछ को ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं खा सकते, सिर्फ लिक्विड पे चली जाती हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनकी क्रेविंग होती है। बाकी रूटीन में चीज़ें हर तरह का जो है ना, जो नॉर्मल डाइट हम ले रहे होते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, वो प्रेगनेंसी में कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं ले सकती। तो खाना ज़रूर है, खाना मस्ट है, खाना छोड़ना नहीं है। अगर किसी को प्रेगनेंसी में कुछ फ्रूट ज़्यादा पसंद है, कुछ नहीं है, तो आप वही यूज़ कर लो, यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। और उसके साथ अपनी डाइट को जो जो चीज़ें आपको पसंद है उसकी एक लिस्ट बना लो और वो चीज़ें आप ज़्यादा खाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें देखा ये गया रूटीन जो एंटीनेटल केयर में बताया हुआ है कि न्यूट्रिशन में अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा और पोस्टनेटली उस वेट को कम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक बैलेंस डाइट रख के प्रेगनेंसी में भी खाना है, लेकिन डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, नॉर्मल खाना खाना है और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के साथ खाना है, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड से भी आप बच सको। इसके अलावा आपका एक शुगर लेवल एक मेंटेन लेवल पे रहेगा, तो आप नोज़िया वगैरह से भी काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हो। स्मोकिंग अवॉइड करानी है पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स उन्हें बताएंगे नहीं, आपने खुद डिग आउट करना है। और वैसे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नहीं कर रही होती स्मोकिंग, नहीं कुछ लोग करते भी हैं। उसका रिस्क, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, उसमें प्रॉम हो सकता है, IUGR बेबी होगा, लो बर्थ वेट बेबी होता है, उसमें एब्रप्शन डेवलप हो सकती है, पेशेंट में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, बच्चे की प्री टर्म बर्थ हो सकती है। तो आपने सारे उनको गाइड करना है। इसके अलावा अल्कोहल तो हमारी कंट्री में जो है वो कॉमन नहीं है पेशेंट्स में, लेकिन बुक में जो EBM में लिखा हुआ है 1 to 2 यूनिट्स ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हो। बेंच ड्रिंकिंग अवॉइड करनी है। वर्किंग से रिलेटेड कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं जो परेशान होती हैं, तो शिफ्टिंग वर्क जो होता है या हैवी लिफ्टिंग वाला काम जो है वो अवॉइड करना है। बाकी वो आराम से एक जगह बैठ के, कोई भी ऑफिस वर्क है तो वो आराम से कर सकती है, बल्कि वो उसके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी होगी, वो इंगेज रहेगी। तो वर्किंग इसमें इससे रिलेटेड लिखा है। और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है जो जिसमें जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए या जिसमें बहुत ज़्यादा जो है एब्डोमिनल ट्रॉमा के चांसेस हों या फॉल्स हों, वो स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो ये अवॉइड करनी है आपने। नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, लेग्स की, हैंड्स की, आर्म्स की, आप इस तरह से एक्सरसाइज रख सकते हो रूटीन में। नॉर्मल वॉक कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल में ये है कि एयर ट्रैवल जो है 4 आवर्स से ज़्यादा के अगर, तो उसमें इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और जो है थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस अगर इस फैक्टर प्रेजेंट है और 4 आवर्स से ज़्यादा का ट्रैवल है तो आपने उसको कंसिडर करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइमरी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें 37 वीक्स ऑनवर्ड एयर ट्रैवल अवॉइड करना है। और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स के साथ प्रेगनेंसी है तो 32 वीक्स ऑनवर्ड एयर ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बतानी है। इसके अलावा आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देते हो प्रेगनेंसी रिलेटेड, मोड ऑफ डिलीवरीज उसको बताते हो, नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी, बाय सिज़ेरियन सेक्शन होती है, और बच्चे की प्रेजेंटेशन कब चेक करते हैं, कब जो है, और बेबी केयर से रिलेटेड जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो है आप एंटीनेटल बुकिंग पे आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो, किस तरह से उसने विजिट्स कराने हैं, कौन कौन से टेस्ट कराने का, कब फॉलोअप कराना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज, वर्किंग रूटीन, स्मोकिंग सेसेशन, कोई ड्रग्स पहले से ले रही है तो उसको चेंज करोगे, रूटीन टेस्ट एडवाइस करोगे। अब एक बुकिंग विजिट है 10 वीक्स पे, उसके बाद 16 वीक्स पे विजिट होता है। आप पेशेंट को बुलाते हो, स्पेशली अगर वो प्राइमरी ग्रेविड है, ठीक है, जिस पर आप फॉलोअप सारी लैब अगर आपने कराई है बेस बुकिंग पे तो उसका सारे रिजल्ट्स देख लोगे आप, ठीक है। कोई जो है अगर वो लेट आई आपके पास तो क्वाड्रपल या ट्रिपल टेस्ट जो नॉर्मली से रिलेटेड आपने कराना होता है वो आप करा सकते हो उस टाइम पे। 18 to 20 वीक्स पे आपने नॉर्मली स्कैन एडवाइस करना है उसको। और जिसमें रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनमें आगे बच्चे के अंदर नॉर्मली होने के चांसेस होते हैं, फीटल एको आप एडवाइस कर सकते हो, 22 वीक्स तक आप कराते हो। और इसके अलावा जो है जो प्राइमरी ग्रेविडा में एक तो बुकिंग विजिट हो गया 10 वीक्स पे, इसके अलावा 16 वीक्स पे आप उसको बुलाते हो, ठीक है। CBC वगैरह देख लेते हो कि एनीमिया तो नहीं चल रहा उसमें। इसके अलावा जो है 18-22 वीक्स पे आपने नॉर्मली स्कैन के लिए फॉलोअप कराना है पेशेंट का, और रूटीन में जो और हर विजिट पे आपने वेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन एल्ब्यूमिन वगैरह उसका देखना है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें स्पेशली सिम्फिजियो फंडल हाइट अपने साथ में देखनी है उसकी 24
24 वीक्स ऑनवर्ड, 28 वीक्स ऑनवर्ड आप फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हो पेशेंट के। तो इस तरह से जो प्राइमरी है 10 वीक्स, 16 वीक्स, देन 25 वीक्स, और उसके बाद जो है 28 वीक्स पे विज़िट कराना है आपने, फिर 31 वीक्स पे होगा विज़िट, और 31 वीक के बाद जो है उसका जो हम नेक्स्ट विज़िट कराते हैं वो 34 वीक्स, दैन 38, दैन इन नली पेरिस 40 वीक्स पे विज़िट। इसके अलावा जो मल्टी पैरा है 41 वीक्स पे आप करा लेते हो। फिर 42 वीक्स पे इंडक्शन से रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन उसको मस्त देनी है, क्योंकि आपने पोस्ट मेचोरिटी जो है ना उसमें मेकोनियम पास हो सकता है बच्चे के अंदर, तो आपने वो चीज़ें भी देखनी होती है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपने उसको देखना है। तो ये आपने इस तरह से फ्रीक्वेंट विजिट्स करा लेने हैं। और मल्टी ग्रेविडा जो होती है उसमें 25 वीक्स का विज़िट जो है, या 16 वीक्स का जो विज़िट है, या बीच में सम टाइम्स 16 का अगर नहीं भी कराते आप 18 to 20 वीक्स के बाद 26 का करा रहे होते हो बिफोर 28 वीक्स विज़िट, तो वो आप स्किप कर सकते हो मल्टी ग्रेविडा में। इसके अलावा 34, 38 पे आप कराते हो, और नेक्स्ट जो 38 के बाद जो 40 वीक्स का होता है वो आप प्राइमरी में मल्टी में आप वो स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली उनको 41 वीक्स पे आप बुला सकते हो। तो इस तरह से आप विज़िट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बुकिंग पे तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे कर ली, जिसमें 11 to 13 + 6 वीक्स में नकल ट्रांसलूसेंसी के लिए आप देख लेते हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के लिए, ठीक है, जेस्टेशनल एज ईडीडी निकाल लेते हो स्कैन पे, उसके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लोगे, बेस लाइन्स करा लोगे, उसको इन्फॉर्मेशन दे दोगे सारी, प्रीवियस मेडिकेशंस का पूछ लोगे, हाइट, वेट एंड BMI कैलकुलेट कर लोगे, ब्लड प्रेशर देखोगे, यूरिन देखोगे फॉर प्रोटीन, यूरिया, और इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अगर चाहिए तो वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल सेसेशन, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट फीडिंग, और प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड, मोड ऑफ बर्थ से रिलेटेड उसको दे देते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने उसको जो है वो नकल ट्रांसलूसेंसी के साथ साथ अगर लेट आती है थोड़ी, तो नॉर्मली इससे रिलेटेड ट्रिपल क्वाड्रपल टेस्ट करा लोगे, नॉर्मली स्कैन से रिलेटेड गाइड करना है। 16 वीक्स पे आपने उसको नॉर्मली स्कैन एडवाइस करना है। इसके अलावा उसका एनीमिया के लिए उसको असेसमेंट कर लेनी है, एनीमिया तो नहीं चल रहा, और बाकी आपने BP, यूरिन एल्ब्यूमिन, सिफिजियो फंडल हाइट, ये सब कुछ करना है। 25 वीक्स पे एडिशनल विजिट करा सकते हो नली पेरिस में। थर्ड ट्राइमेस्टर जो 24 वीक्स ऑनवर्ड शुरू होता है उसमें 28 वीक्स पे विजिट करा के उसको अगर RH नेगेटिव है तो एंटी-डी प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो। सेकंड डोज आप 32 वीक्स पे आप करोगे, और अगर जो एक ही दफ़ा लगाना है तो आप 28 वीक्स पे उसकी 1500 डोज आप उसको दे सकते हो, 500। और इसके अलावा जो है प्राइमरी में आपने 28 के बाद 31 वीक्स पे भी विज़िट कराना होता है। और जब 34 पे बुलाओगे तो अगेन यूरिन एल्ब्यूमिन, ब्लड प्रेशर, फिजियो फंडल हाइट, और 34 वीक्स पे साथ ही आपने उसको मोड ऑफ बर्थ से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देनी है। 38 वीक्स पे जब आती है तो आपने प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी से रिलेटेड ज़रूर बताना है उसको, फिजियो फंडल हाइट, ब्लड प्रेशर, यूरिन फॉर प्रोटीन, यूरिया वगैरह चेक कर लेना है, उसका फीटल मूवमेंट्स, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ये सब कुछ देख लोगे। हर विजिट पे आप हर चीज़ पूछ रहे होते हो पेशेंट से। और 40 वीक्स पे आपने उसको अगेन प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, फिजियो फंडल हाइट, लेकिन साथ में आपने उसका बिशप वगैरह भी कर लेना है, असेसमेंट कर लेनी है, मेम्ब्रेन स्वीप कर लेना है उसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपने उसको 41 वीक्स पे आती है तो फिर तो आपने उसको इंडक्शन की ऑप्शन देनी है, या अगर पेशेंट विलिंग है तो मेम्ब्रेन स्वीप करके आप थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन बेबी की फुल असेसमेंट करनी है, फिजियो फंडल हाइट और यूरिन फॉर प्रोटीन, यूरिया, ये सब कुछ चेक करोगे। कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स कैसे डील करने हैं, उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग 80 to 85% में देखा गया है नोज़िया होता है, और 50% में वॉमिटिंग होती है। तो आपने इससे रिलेटेड क्या उसको करना है, आपने नेचुरल रेमेडीज़ में इसमें इफेक्टिव होती है, जिंजर एडवाइस कर लो, जिंजर टी बना के ले सकती है। रिस्ट ऑको प्रेशर इसमें जो है वो इफेक्टिव है। अब तो काफ़ी जो फार्मासिस्ट ने, ये जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने ये रिस्ट ऑको प्रेशर की जो एक बैंड है वो भी अब आ गया मार्केट में, जो आप अप्लाई करो तो उसके मुझे इफ़ेक्ट्स नहीं पता कि किस हद तक इफ़ेक्टिव है, लेकिन बुक में इसका जिक्र मिलता है कि वो भी उसका पर्पस बेसिकली रिस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से नोज़िया काफ़ी हद तक सेटल रहता है पेशेंट का। और एंटी हिस्टामिन्स का काफ़ी रोल है, तो वो आप ले सकते हो, और नोज़िया के लिए और वॉमिटिंग के लिए भी आप साथ में जो एंटीएमेटिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हो।
हार्ट बर्न की कंप्लेंट होती है क्योंकि इसमें जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। तो इन पेशेंट को वैसे तो आप जो है फ्रीक्वेंट जो है ना इंटरवल के साथ मील लोगे, थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन कम करके ले लो तो जर्ट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो एंटासिड्स यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आपने हाई फाइबर डाइट यूज़ करनी है। इसके अलावा लैक्सेटिव में लैक्टोलोज वगैरह यूज़ कर सकते हो। और हेमरोइड्स अगर कुछ पेशेंट्स को होते हैं, पारेक्टल ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है, और उनमें आप जो है वो हाई फाइबर डाइट के साथ लैक्टोलोज वगैरह देते हो, लेकिन साथ आप उसको कोई एंटी हेमरोइड जो क्रीम होती है वो आप दे सकते हो, ट्रोनोलेन के नाम से आती है, ठीक है। और जो हेमरोइड्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें जो आप केयर है वो बता सकते हो उस पेशेंट को। वेरिकोज वेन्स हैं अगर तो ये प्रेशर सिम्टम्स की वजह से भी डेवलप हो जाती हैं पेशेंट्स के अंदर, पूलिंग होती है ब्लड की लेग्स की तरफ, और इनसफिशेंट वैल्व्स की वजह से तो वहाँ पे ये डेवलप हो जाती हैं। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी ज़्यादा होता है उसमें हो जाती हैं। तो मोस्टली पेशेंट्स को जो है इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, एसिम्टोमेटिक होती हैं। अगर पेन वगैरह तो पेन रिलीफ के लिए आप देख सकते हो, लेग एलिवेशन कर सकते हो। बैक एक जो है वो 30 to 60% पेशेंट्स में देखा गया है, जिसमें एक्सरसाइजेस का रोल है, मसाज का रोल है, और पिलोज़ वगैरह यूज़ कर सकते हो, को प्रेशर का किसी हद तक रोल कह सकते हैं। लेकिन ये सब जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ज़्यादातर जो इसी तरह सिम्फिसिस प्यूबिस डिसफंक्शन की जॉइंट लैक्सिटी डेवलप हुई हुई होती है, उसमें भी आपने कुछ पोस्चर्स एंड स्पेसिफिक वो आपने अपनाने होते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, और मसाज जो है उसका या जो पेन जिसमें पैराडोल सेफ़ है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा पेन है। और बाकी आपने नेचुरली मसाज वगैरह करके और अपने पोस्चर्स को चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो किसी हद तक। तो ये रूटीन एंटीनेटल केयर से रिलेटेड ये सब चीज़ें थी। जो ईबीएम में लिखे हैं विजिट्स वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसके और रूटीन गाइडलाइंस में क्या टेस्ट रिकमेंडेड है वो आपसे मैंने शेयर किए हैं कि एंटीनेटल विजिट में कौन से टेस्ट कराने हैं, और जो विजिट्स हैं वो कब कब कराने हैं। और ज़्यादा फोकस जो रीसेंट है वो ये है कि पेशेंट की अपने फिजिबिलिटी भी देखनी है कि उसके लिए क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा फिजिबल है, उसकी अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस आपने उसको प्रोवाइड करनी है, उसको ईजी एक्सेसिबल लैंग्वेज में बताना है और आसानी से वो आ सके और उसके लिए इजीली अफोर्डेबल हो एंटीनेटल केयर। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके साथ नेक्स्ट सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़।